नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जीके जीएस डिस्कशन की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा में जो 1817 पद पर ये भर्ती आने वाला है, उसको लेकर के जो है हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं एडुटेरिया का, जो कि वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो आज का जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा, जो कल हम आपको जो है बिहार दरोगा खान सरवला करवाए थे। तो हम दोनों किताब एक एक दिन लेकर के चल रहे हैं, एक दिन खान सरवला बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट और एक दिन एडुटेरिया का। तो दोनों से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखिए टकराएगा। 2 ही क्लास हुआ है, क्वेश्चन टकराना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हर एक प्रैक्टिस सेट में जो है आपको 100 प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं जा करके किया का जो प्रथम सेट और आपका ये खान सर वाला जो है प्रथम सेट, क्या करके देख लीजिएगा। नीचे लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बुक जो है इसका जो थोड़ा और भी दिखा देता हूँ। देखिए, यही जो है आप सभी लोगों का एडुटेरिया ये बुक है, जिसमें 15 जो मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ये वॉल्यूम 2 में हम आप सभी को करवा रहे हैं। ठीक है, कि आज का जो दूसरा सेट है इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको प्रश्न जो है अच्छे से दिखाई दे। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, बताइएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन में टिक लगा दिए थे, गलती से फोटो पहले हम नहीं खींच पाए थे, उसके बाद आपका सब ऐसे। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, कौन से हैं? केवल उत्पादक, या तो फिर केवल उपभोक्ता, या केवल अपघटनकर्ता, या तो फिर आपका उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, यानी तीनों है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अपघटनकर्ता और उपभोक्ता एवं उत्पादक, ये तीनों हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र दो होते हैं, एक आपका जैव होते हैं और एक आपका अजैव होते हैं। ठीक है, तो जैव जो है वो जैव 3 प्रकार के होते हैं, और वही जैव जो है ये 3 प्रकार के हैं। एक आपका अपघटन करता है, दूसरा आपका उपभोक्ता है, और तीसरा जो आपका उत्पादक है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो है पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा क्लास एंड होने के बाद में। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को बताना है। जलपोत भंजन उद्योग के लिए, या तो फिर हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण करने के लिए, ठीक है, उसके बाद कृषि उपज मंडी के समिति के लिए। तो ये हो जाएगा आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। क्या? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो कांडला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, बताइएगा। अफ्रीका का जो है सर्वोच्च पर्वत माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो आप सभी को बताना है, केनिया में है कि ये मलावी में है, कि आपका जाम्बिया में है, कि आपका तंजानिया में। तो किलिमंजारो पर्वत जो आपका है वो तंजानिया में है। कहाँ है? किलिमंजारो जो आपका पर्वत है वो आपका तंजानिया में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 4 आपके सामने है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है आपका इसमें ऑप्शन काफी लंबा लंबा दिया है। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषताओं पर, ये 4 गो आपका जो ऑप्शन, ये 3 गो दे दिया है इसमें कथन, और इसको पढ़ पढ़ करके जो इसमें विशेषता निकालना है इसके बारे में, तो खनिज के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आपको पढ़ कर बताते हैं और इसका उत्तर क्या होगा। भारत में इसके लगभग जो है 95% भंडार जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। क्या? तो खनिज। ठीक है, उसके बाद है प्रमुख खदानों। ठीक है, प्रमुख खदानों, और उसके बाद नोआ मुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। क्या? तो खनिज के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद तीसरा जो कथन है, खदाने भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। अब देखिए इसका जो पूछ रहा है, कूट यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर इसका क्या होगा। ए में देखिए इसका बॉक्साइड है, लौह अयस्क है, और मैग्नीज है, और तांबा है। तो ये दरअसल ये कहना चाह रहा है कि जो 95% जो भंडारण है उड़ीसा, झारखंड
छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में, वो क्या है? बॉक्साइड है कि कोयला है, ये लौह अयस्क है कि आपका मैग्नीज है कि आपका तांबा है। उसके बाद प्रमुख जो खदानें हैं जैसे कि नोआ मुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी क्षेत्र, बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है, क्या है? लौह अयस्क है या तो फिर तांबा है या बॉक्साइड है तो फिर मैग्नीज है। तो ये आप सभी से पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। जो आपका लौह अयस्क है ना, वो लगभग जो है 95% कारण है इसका लौह अयस्क का। कहाँ कहाँ? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख खदानें इसका है किसका? लौह अयस्क का, जैसे कि नोआ मुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकटतम स्थित है, क्या? तो ये जो लौह अयस्क जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसी के बारे में बोल रहा था, सारा ये कथन है। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 5 नंबर की। इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा दो नदी है, जोड़ा मतलब दो हुआ, कौन सा ऐसा दो नदी है जो कि गंगा में आकर के मिलती है उत्तर दिशा से, ठीक है। कहाँ से आती है? तो उत्तर दिशा से आती है और गंगा में मिल जाती है। तो वही जो नदी है वो उसका जोड़ा का नाम बताना है, ठीक है। कोसी बूढ़ी गंडक नदी का जोड़ा है या तो फिर कमला फल्गु नदी का जोड़ा है, और बूढ़ी गंडक या तो सोन का जो आपका जोड़ा है, या तो बागमती नदी और कर्मनाशा नदी का जोड़ा है, जो कि आकर के उत्तर दिशा से गंगा में मिलती है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका कोसी और बूढ़ी गंडक नदी का जो ये जोड़ा है, ये ही दोनों आकर के गंगा में मिल उत्तर दिशा से, ठीक है। इसके अलावा भी जो है और नदी है, देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। पहला तो आपका हो जाएगा घाघरा नदी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका घाघरा नदी, ठीक है। उसके बाद आप सभी का हो जाएगा कमला, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों का हो जाएगा ये महानंदा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो महानंदा। तो ये तीनों भी आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों भी जो है आकर के उत्तर दिशा से गंगा में ही मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोसी और बूढ़ी गंडक ना दे करके घाघरा, कमला, महानंदा दे करके पूछ दे, ऑप्शन बदल करके, तो भी आपको उत्तर लगा करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम में जो परिवर्तन होता है, मौसम के जो बनावट में परिवर्तन होता है, वह किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि कोई भी वस्तु को नीचे खींचना। ये तो मौसम का परिवर्तन है, तो पहला ऑप्शन कट गया। उसके बाद पृथ्वी का घूर्णन इसके कारण भी नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण इसके कारण भी नहीं होगा। लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर जो है झुक जाना जैसे झुकता है, तो ये जो है मौसम और उसकी बनावट में जो है वो बदलाव हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 नंबर आप सभी के सामने है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार जो है आरोही क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। आरोही क्रम में आपको सजाना है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और चारों ऑप्शन में 4 यहाँ पर जो है ये देश का नाम दिया है। पहला आपका है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। उसके बाद आपका नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। उसके बाद आपका है नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उसके बाद आपका चीन है। उसके बाद आपका है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल, और उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद चीन, उसके बाद आपका बंगाल। सबसे ज्यादा जो भारत जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है सबसे ज्यादा भारत, वो करता है 4096.7 जो है वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो वो अफगानिस्तान के साथ में करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आरोही क्रम की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो आपको इसी क्रम से सजाना है, क्योंकि पहले नेपाल है जो कि सबसे कम करता है, ठीक है। 1751 कितना करता है? तो 1751 वर्ग किलोमीटर का जो है वो सीमा साझा करता है नेपाल भारत के साथ।
उसके बाद ज्यादा है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद आपका इसका शायद 33-23 है, ठीक है। इसका जो है शायद 33-23 है। उसके बाद हम लोग बात करें तो चीन का सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद आपका बंगाल का करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, तो सबसे ज्यादा बंगाल के साथ करता है। ये कितना 4096.7 जो है समथिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आप सभी के सामने 8 नंबर है। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे प्रकार से जो है समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। देखिए इसमें 3 गो जो है राज्य का यहाँ पर नाम दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में 3-3 राज्य का नाम दिया है और पूछ रहा है कि जो है भाखड़ा नंगल परियोजना से जो है कौन सा राज्य को जो है वो पानी प्राप्त होता है, ठीक है। उसका जो है जल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना से, ठीक है। अब भाखड़ा नंगल परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो हाइट है, थोड़ा सा इसका हाइट आप लोग जो है देख लीजिए। तो इसका अगर हम लोग हाइट की बात करें तो वो जो है आपका कितना है, 740 फीट है। कितना है, तो आपका 740 फीट यहाँ पर है, ठीक है। और इससे जो है आपका बिजली भी प्राप्त होता है। इससे बिजली प्राप्त कितना होता है, तो 1325 मेगावाट, आप सभी लोग याद रखिएगा 1325 मेगा वाट, ठीक है। 1325 मेगावाट का जो है इससे बिजली भी जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर बना है, ये जो भाखड़ा नंगल परियोजना है ये कहाँ पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है, ठीक है। ये जो है आपका सतलज नदी पर बना है, ठीक है। और इससे जो है 1325 मेगावाट का बिजली भी प्राप्त होता है हमारा। और इसका टोटल हाइट की बात करें ये भाखड़ा नंगल ये परियोजना का, तो ये 740 फीट है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 9 नंबर है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। बताइएगा कि फिजी द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है, आपका अटलांटिक महासागर में है कि प्रशांत महासागर में है कि हिंद महासागर में है या आपका अरब महासागर में। तो अगर बात करें फिजी महाद्वीप का, तो जो आपका फिजी महाद्वीप अवस्थित है ये है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ, तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है। और अगर प्रशांत महासागर के बारे में हम देखिए कल ही आपको पढ़ाए थे वाला में, ठीक है, कि ये जो प्रशांत महासागर है ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा जो है महासागर है, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा जो है एवं सबसे जो है क्या है, तो गहरा है। याद रखिएगा कि पूछ देगा कि सबसे बड़ा जो है ये महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। और पूछ देगा कि सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा और गहरा कौन सा है, तो आपको यही लगाना प्रशांत महासागर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये जो आपका अटलांटिक महासागर दिख रहा है ये आपका जो है सबसे ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरा क्लास को देखे होंगे इसके पहले जो एक खान वाला और एक एडुटेरिया वाला, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है लड़ना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों क्वेश्चन के बारे में हम जो क्लास में ही आपको बता चुके थे। अभी आगे जो है और भी क्वेश्चन जो है लड़ेगा यहाँ पर, आप लोग बस सेशन में अंत तक बने रहिए। तो यही होता है रेगुलर प्रैक्टिस करने का फायदा, ठीक है। चलिए और हाँ एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ये महासागर से मुझे याद आया कि दुनिया का जो है, ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया का जो है तीसरा, ठीक है, सबसे अगर हम लोग बात करते हैं बड़ा, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो हिंद महासागर। कौन है, तो आपका हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। आप लोग याद रखिएगा आगे चल करके ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, आप लोग देखिएगा सेशन के अंत तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि कोरोमंडल तट का विस्तार है। बताइएगा कोरोमंडल तट जो है उसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है, कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, उसके बाद कुमारी अंतरिक्ष से कृष्ण नदी डेल्टा तक, उसके बाद सूरत से गोवा तक और सौराष्ट्र से ये आपका सूरत तक, ठीक है। तो इसका उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका इसका फैलाव है ये है कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक। कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक विस्तार है किसका, तो कोरोमंडल तट का विस्तार है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 11 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जो है वो जलप्रपात अवस्थित है, तो आप सभी को बताना है
कावेरी नदी पर है कि कृष्णा नदी पर है कि महानदी पर है कि आपका ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, तो ये जो आप सभी का है ये आप लोग बताइएगा कहाँ पर है, ये कावेरी नदी की कृष्णा नदी है कि आपका ये किस पर है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए कावेरी नदी पर है। किस पर है, तो ये कावेरी नदी पर क्या है, तो शिव समुद्रम जल प्रपात बना हुआ ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और हाँ, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, ये जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण, ठीक है, दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन हम खान सर वाला में करवा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि हाँ सच में जो क्वेश्चन लड़ रहा है। तो याद रखिएगा इससे दो क्वेश्चन, एक तो आपका है कि शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ बना है, तो कावेरी नदी पर, और कावेरी नदी को ही जो है दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर जो है सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। सुर सरोवर पश्चिम बिहार जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में है। कहाँ है, तो आगरा में है। आगरा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टेटलाइट एवं स्टेगलेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, पवन द्वारा, या तो भूमिगत जल द्वारा, या तो आपका सागरीय जल द्वारा, या तो फिर आपका हिमानी द्वारा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बताना है किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये भूमिगत जल के द्वारा जो है बनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए मिलान करने का है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, इधर जो है आपका दिया हुआ सूची 1, इधर आपका सूची 2 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ पहले देख सकते हैं काला जो है हांडी, उसके बाद जाबर, उसके बाद कोलार, उसके बाद आपका मोसा बनी। ठीक है, उसके बाद इधर आपका दिया हुआ सोना तांबा बॉक्साइट जस्ता व सीसा, वो जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इधर आपका क्षेत्र का नाम दिया है, इधर आपका ये दिया सोना तांबा बॉक्साइट जस्ता व सीसा। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को बताना है। और इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नीचे हम लोग थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कूट, यही आप लोगों को इसका जो है उत्तर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है और बड़ा कर लेते हैं। तो इसका जो उत्तर है मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आपका काला हांडी है, ये काला हांडी जो है आपका बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें आपका ये जो जाबर है, जाबर आपका जस्ता व शीशा के लिए। याद रखिएगा जा से जाबर जा से जस्ता। ठीक है, जा से जाबर जा से जस्ता, जस्ता जैसे आएगा तो शीशा भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका जो कोलार है ये आपका है सोना के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोसा बनी का, ये आप सभी का क्या है, तो लास्ट में जो ऑप्शन बच गया तांबा के लिए। ठीक है, तो चलिए तो ये आपका सी जो है ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 3 4 1 2। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, ये 3 4 2 3 4 1 2 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, थोड़ा सा प्रश्न कट गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल में जो भूमि का जो राजस्व यानी जो कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, उसका जो दर क्या था, ये आप सभी को बताना है। इसका जो दर था बताइएगा, 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/8 भाग, 1/6 भाग था। तो इसका अगर दर की हम लोग बात करते हैं तो ये था 1/6 भाग। क्या था, तो 1/6 भाग जो है वो राजस्व की जो दर था किसका, तो ये गुप्त काल में था, गुप्त काल में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो 16 नंबर है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था। ठीक है, नायब ए खुदाई किसने कहा था, इल्तुतमिश ने कि बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कहा था किसने, ये कहा था बलबन ने। ठीक है, किसने कहा था, तो बलबन ने कहा था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये किसने कहा था, तो ये जो है बलबन ने कहा था कि हम जो है नायब ए खुदाई है। ठीक है, क्या है हम, तो नायब ए खुदाई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। जो आपका जो नवरोज का जो त्योहार है, ठीक है, जो आपका नवरोज का जो त्योहार है वो यही जो है शुरुआत किया था बलबन। उसके बाद लौह एवं रक्त की जो नीति है, ठीक है, लौह एवं रक्त की जो नीति है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो वो जो है बलबन ही लाया था। ठीक है, याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति जो है बलबन ही हो जाएगा। नवरोज त्योहार कौन मनाया था, तो ये बलबन ही हो जाएगा। और जो है खुद को नायब
एक खुदाई कहा था किसने? तो बलबन ने ही कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास। ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से आप लोग कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि मीर कासिम का जो राजधानी था उसे वो जो था पहले मुर्शिदाबाद था, लेकिन फिर मुर्शिदाबाद को हटा करके वो जो अपना नया राजधानी बनाया वो कहाँ बनाया? मुंगेर बनाया, या तो फिर आपका ये आप देख सकते हैं लखनौती बनाया, या तो फिर आपका मिदनापुर बनाया, या तो फिर आपका बर्धमान बनाया। तो ये जो है बनाया था मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को जो है अपना राजधानी बनाया था। और मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में एक जिला है मुंगेर। ठीक है, और जब ये बनाया तो वहां पर जो है आपका ये तोप एवं बंदूक का कारखाना भी खोला। क्या? तो तोप एवं जो है बंदूक का कारखाना भी खोला था। तोप एवं बंदूक का जो है कारखाना भी खोला था। किसने? तो मीर कासिम ने। कहाँ खोला था? तो बिहार के मुंगेर जिला में। ठीक है, और आप सभी लोग को पता है कि फेमस भी है। ठीक है ना, चलिए तो अगला हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, पहला देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया, विजयनगर के जो राजा है वो कृष्णदेव राय है, तो याद रखिएगा। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था? विजयनगर के जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। उन्होंने जो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा वो किस राजा के साथ में लड़ा था? कुलू कुतुब शाह के साथ में, या तो फिर आपका इस्माइल आदिल शाह के साथ में, देवराय द्वितीय के साथ में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कृष्णदेव राय थे ये क्या थे? विजयनगर के राजा थे। तो इन्होंने जो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा वो लड़ा था किसके साथ? तो ये कुलू कुतुब शाह के साथ, सॉरी कुलू नहीं, कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ में जो है इन्होंने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर आप सभी के सामने। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको जो है गलत वाला छाटना है, जो गलत छाट दीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, यही गलत हो जाएगा। ये जो है असहयोग आंदोलन भले यहाँ पे देखिए हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में जो समाप्त कर दिया गया था। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो है 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में जो है ये समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। बिल्कुल किया था। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। बिल्कुल लिया था। तो ये तीनों सही है और आपका जो ए ऑप्शन था ये गलत था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए गलत कैसे है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया। वो किसके कारण? तो ऑप्शन में दे रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन नहीं वापस लिया गया था। वो लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। ठीक है, चौरी चौरा जो आपका यूपी में हुआ था। ठीक है, तो उसी तो वो जो हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, तो उसमें क्या हुआ कि सब जो है हिंसा का रूप लेने लगा। तो गांधी जी सोचे कि नहीं, अब जो है हमको असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। तो यही असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और 2 साल के बाद 1922 में जो है 5 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कौन? तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके कारण वापस लिया गया था, तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर आप सभी के सामने है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक, सम्राट अशोक के बारे में जो है कथन दिया हुआ है, 3 कथन दिया हुआ है, उसे पढ़ना और आपको बताना है कि तीनों सही है, कि तीनों में से एक सही, या तो फिर 2 सही है, तो फिर कोई भी सही नहीं है। तो पहला कथन है कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना जो है संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद दूसरा है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है। उसके बाद तीसरा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो बिल्कुल जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है अशोक के अभिलेख में।
और उसके बाद ये जो है जनता तक संदेश पहुंचाता था। ये अपना अभिलेख सही तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन ये जो खरोष्ठी लिपि है ये दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि 3 वाला और 1 वाला सही है, 2 वाला गलत है। तो ये पूछ रहा है कि कथन सही कौन सा है। तो सही कौन था, 3 और 1 था। तो देखिए 3 में क्या है, 1 और 3 सही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर आप सभी के सामने है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 3 किया गया था, जिसमें से आपको पूछ रहा है कि तीसरा वाला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसको जो किसने लीड किया था, ठीक है। तो देखिएगा पहला आपका विनोबा भावे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, और आपका सी में है आपका राजेंद्र प्रसाद, और डी में आपका ब्रह्मदत्त। तो ये जो 3 वो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, इसमें से तीसरा पूछ रहा है कि किसने किया था, किसने लीड किया था इसको। जैसे हर एक सत्याग्रह का मेन लीडर होता है, तो ये पूछ रहा है तीसरा वाला जो किया गया उसका मेन कौन था। तो ये था ब्रह्मदत्त। कौन थे, तो ब्रह्मदत्त। बाकी जो 2 को बच गया, पहला तो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह का लीड किसने किया था, तो वो विनोबा भावे ने ये जो है पहला तो किए थे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है ये दूसरा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का लीड किए थे। बाकी तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह के, और आपका जो है ये तीसरा हो जाएंगे कौन, तो आपका ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें तीसरा दिया है, हो सकता है आपका दरोगा एग्जाम में दूसरा पूछ दे, या तो आपका पहला भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 22 देखते हैं। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि नवपाषाण काल में जो औजार मिला है उसके संबंध में आपको जो है 2 को देखिए कथन दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही विकल्प है दोनों में से। तो आइए पहले दोनों को पढ़ते हैं। पहला है कि औजार जो था वो नवपाषाण काल का वो पॉलिश किए जाते थे। उसके बाद है कि इस अवधि में ओखल और मुसल का जो उपयोग है वो अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिल्कुल किया जाता था, तो इसका दोनों का सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों जो है क्या हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में जो है खिलाफत समिति हुआ था उसका जो गठन है वो कहाँ किया गया था। तो ये आपका बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो आपका बम्बई में किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा जो विकल्प सही है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है, इधर आपका जो है ये दिया हुआ है कि क्या चीज, तो आपका सूफी संतों का जो इधर आपका नाम दिया हुआ है, और इधर आपका जो है सिलसिलों का जो है नाम दिया हुआ है, और आप सभी को बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करेंगे तब तो पता चलेगा। नीचे आपका कूट दिया हुआ है, इसी कूट में से आपको अपना उत्तर को बताना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो देखिए पहला जो आप सभी लोगों का ए है, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये क्या हो जाएगा, इनका जो सिलसिला था वो कौन था, तो इनका था तीसरा, ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा क्या, तो चिश्ती हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया का जो था वो था आपका दूसरा नंबर, यानी कि सुहरावर्दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मियाँ मीर का। तो मियाँ मीर का था ये क्या, कादरी था, ठीक है। उसके बाद अहमद सर हिंदी का बात करते थे, लास्ट वाला बच जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, ए का 3 हो जाएगा और आपका बी का हो जाएगा 2। ए का 3 है और बी का 2 है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन तो मिल गया। उसके बाद देखिए अगर ऐसा कुछ सेम रहता इसमें तो और हम आगे मिलाते, लेकिन यही दोनों मिल गया, तो आप इस प्रकार से स्मार्टनेस काम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको जो है देखिए यहाँ पर 4 गो कथन दिया, ऑप्शन दिया है, इसमें से क्या गलत है आप सभी को बताना है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। उसके बाद है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो असत्य पूछ रहा था ना, तो यही तो आपका उत्तर हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भारत का, बिल्कुल था। सी राजागोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बात करें, जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर बताया जा रहा है प्रथम ऑप्शन में, ये गलत इसलिए है कि जो आपका हम बताएं कि आपका ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल था प्रथम, वो था वारेन हेस्टिंग। उसे बाद में ही जो है 1833 का चार्टर एक्ट के नियम के अनुसार जो है क्या किया, इसी को यानी जो वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और बात करें वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो द्वैध शासन भी यही जो है खत्म किया था, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली लाया था यही लॉर्ड क्लाइव, और इसको खत्म किया था कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में 3 क्वेश्चन है। पूरे भारत का अगर गवर्नर जनरल बोलेगा तो यही हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा तो यही हो जाएगा। द्वैध शासन को किसने खत्म किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। लाया था किसने? तो लॉर्ड ये रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। बाकी 3 क्वेश्चन आपका इधर भी है, आंसर देख सकते हैं। विलियम बेंटिक जो था वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका ये लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत के प्रथम वायसराय हो गया था। और उसके बाद सी राजागोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर आप सभी के सामने है। निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। इधर देखिए आपका जो है उपनाम दिया है, ठीक है। इधर आपका उपनाम है, इधर आपका जो है नाम दिया है। तो सीमांत गांधी किसका नाम है? आप सभी लोग जो है बताइएगा। उसके बाद इधर आपका द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उसके बाद महामाना और भारत का लौह पुरुष। तो भारत का लौह पुरुष कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो डी का जो है हमारा उत्तर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है। ये किसका है? भारत का लौह पुरुष हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सॉरी, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। तो डी का जो है आपको 2 खोजना है, ठीक है। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। डी का देखिए इधर 2 है, इधर आपका जो है डी का 4 है। तो यहाँ पर देखिए डी का 4 मिल गया, तो 1 का 4 होगा, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उसके बाद बी का जो है 3 दिया है, तो आपका द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। उसके बाद महामना के नाम से किसने जाना? तो महान मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न है वो है आपका 27 नंबर। इसमें देखिए एको को आप मिला लीजिएगा ना, तो उससे ऑप्शन देख करके इसे छाट सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर है कि निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार सजाइए। जैसे कि अलग अलग जो संधि हुआ है उसे काल क्रमानुसार सजाना है कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग उत्तर की बात करते हैं, पहला जो आपका है अमृतसर की संधि, उसके बाद आपका है बसीम की संधि, उसके बाद आपका है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। उसके बाद जो है आप सभी लोगों का है ये सालाबाई की संधि, ठीक है। तो ये जो 2 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल कट जाएगा कि सबसे पहले इसमें से जो है सालाबाई का संधि हुआ था, ठीक है। तो ये जो है पहला आपका चौथा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा में कौन हुआ था, तो ये हुआ था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा किसमें हुआ था? आपका हुआ था ये बसीम की संधि 1802 में, और ये हुआ था आपको 1809 में, ठीक है। तो ये दोनों तो कंफर्म हो गया। 4 और 3 होगा, 4 और 3 होगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। यहाँ देखिए 1 और 2 है तो ये भी कट जाएगा, उसके बाद 2 और 1 है, तो ये आप सभी का जो है उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि इस्राइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच जो है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा है। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम योम यहाँ पे देखिए फिर से कट रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा
ये यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अरब और ये इजराइल और उसके अरब पड़ोसी के योम किप्पू युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, यह शायद वही हो सकता है क्योंकि थोड़ा कटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये हुआ था अक्टूबर 1973 में। कब? तो अक्टूबर 1973। सीधा आप लोग को याद रखना है, इजराइल और उसके अरब पड़ोसी लड़ा गया। वो जैसे ही योम आएगा उसके आगे थोड़ा सा कट रहा है, मुझे पता नहीं कि क्या है। ठीक है, योम की बात जैसे करेगा तो आपको जो अक्टूबर 1973 मार देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा है? कितना रहने का जो है अनुमान है, तो बताइएगा। 1.7%, 0.8%, 4.4%, या तो फिर आपका 0.3%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.3%। क्या हो जाएगा? 0.3% हो जाएगा। अगर आपसे बोलेगा राजस्व घाटा कितना है, तो 4.4%। कितना है राजस्व घाटा? कितना? तो 4.4%। अगर आपसे पूछेगा कि प्राथमिक घाटा इसका कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, तो ये मानना है 0.8%। और आपका ये राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय राजकोषीय घाटा की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका 4.4% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 29 नंबर। 29 तो हो ही गया, 30 नंबर। इस नंबर जो प्रश्न आप सभी के लिए है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो इस हमले को यूक्रेन ने नाम दिया है क्या? तो बताइएगा। ऑपरेशन स्पाइडर वेव दिया। क्या दिया है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ये जो है यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है। कहाँ? तो रूस पर किया गया था। ये एक तरह से जो है ड्रोन अटैक हमला था। क्या था? ड्रोन हमला था। अगला है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम कर दिया है, अपने नाम कर लिया है? तो बहुत बड़ा जो इतिहास इन्होंने बनाया। फाइनली 18 साल बाद जो है ये पहला बार जो कप ले पाए हैं आईपीएल में। ये कौन? तो बेंगलुरु वाले, मतलब जिसमें आपका ये विराट कोहली खेलते थे, आरसीबी जिसे आप लोग बोलते हैं। अब इसके बारे में देखिए हम आपको बहुत अच्छा से बताते हैं, 4-5-6 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला हम बता दें कि आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो हुआ था आपका आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पीकेबीएस। ठीक है, पीकेबीएस मतलब हो गया ये आपका पंजाब वाला टीम था। ठीक है, तो ये पंजाब को हरा दिया था कितना रन से? 6 रन से हरा दिया था। कौन हरा दिया था? तो आरसीबी हरा दिया था। तो आपका जो ये 2025 वाला जो आईपीएल जो जीता है वो आरसीबी जीता है, इसको हरा करके। तो पंजाब को हरा करके कितना रन से ये जीता है? तो 6 रन से जीता है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज कप और पर्पल कैप के बारे में। देखिएगा, तो देखिए ये जो आपको दिया जाता है ऑरेंज कैप। ठीक है, ऑरेंज कैप जो आपको दिया जाता है, क्या आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ऑरेंज कैप जो है किसको दिया गया है? तो जो सबसे ज्यादा जो है रन बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रन बनाया था वो साई सुदर्शन बनाया था। कौन? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है वो रन बनाए थे सबसे ज्यादा। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसी को पर्पल जो है कैप, ये ऑरेंज कैप दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पर्पल कैप किसे दिया जाता है। पर्पल जो कैप दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा विकेट लिया था वो लिया था 23 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, प्रसिद्ध कृष्णा जो थे वो लिए थे सबसे ज्यादा विकेट। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हो गया आपका। और हाँ, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा चौका किसने मारा था? तो सबसे ज्यादा चौका यही मारे थे साई सुदर्शन ने। कौन? तो साई सुदर्शन। ठीक है, साई सुदर्शन। ये किस टीम से खेल रहे थे? तो ये कलकत्ता के टीम से, कोई ये सॉरी गुजरात के टीम से ये खेल रहे थे, जिसमें आपका ये शुभम गिल है, कप्तान थे। ठीक है, तो साई सुदर्शन को जो है ऑरेंज कप दिया गया सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए, और प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप दिया गया 23 विकेट यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। और सुपर स्ट्राइकर किसे दिया गया पूरा आईपीएल का? तो हमारे जो है बिहार के थे, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, हाँ, वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, क्योंकि कम उम्र में जो उन्होंने काफी अच्छा नाम कमा लिया और सबसे कम गेंदों पर जो है उन्होंने वो जो है 100 रन का जो है पूरा पारी खेला था, मतलब सेंचुरी बनाया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा 6 कौन मारा है इस आईपीएल में? तो निकोलस पूरन। ठीक है, निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ये जब आता था जब छक्के ने छक्के मारता था।
ये कहाँ का था खिलाड़ी, तो ये देखिए ये आपका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था और ये कौन सा टीम से खेल रहा था, तो ये खेल रहा था आपका ये लखनऊ सुपर जायंट, मतलब ये जो है आपका लखनऊ वाला जो आपका टीम है यूपी वाला, उसी टीम से ये खेल रहा था। तो आईपीएल में ये आपको इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और हाँ, ये कहाँ खेला गया था ये आईपीएल, तो ये देखिए खेला गया था आपका अहमदाबाद में। कहाँ, तो अहमदाबाद में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए ये हम इसको पूरा क्लियर करते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो राफेल लड़ाकू विमान है वो फ्रांस का जो कंपनी है वो हमारा टाटा के साथ मिल करके जो है वो उत्पादन इकाई लगाने का घोषणा किया है। तो कहाँ किया है, तो ये हैदराबाद में लगाएगा। कहाँ, तो हैदराबाद में लगाएगा और यहाँ पर उत्पादन उसका करेगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एस महेंद्र देव को किया गया है। किसे किया गया है, तो एस महेंद्र देव को किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 34 नंबर। फिर एक कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित जो है बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। किससे बनाकर, तो भेड़ से बना करके, ठीक है। किससे बना करके, तो भेड़ से बना करके जो है इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है सफलता हासिल किया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 35 नंबर, बताइएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बारे में बात करा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है, ठीक है। तो बताइएगा आप सभी लोग जो है चागोस द्वीप जो है वो कहाँ है, तो आपका प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, उसके बाद आर्कटिक महासागर में और उसके बाद आपका हिंद महासागर में। तो चागोस समूह की बात करते हैं तो ये आपका है हिंद महासागर में। क्या है, तो हिंद महासागर में। और अभी मैं आपको बताया था कि जो हिंद महासागर है वो वर्ल्ड थर्ड जो है लार्जेस्ट महासागर है, मतलब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जो है महासागर है। कौन, तो हिंद महासागर। और प्रशांत महासागर के बारे में क्या बताए थे, तो ये सबसे जो है बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका जो है अटलांटिक महासागर। तो ये जो है आपका सबसे ये छोटा है, ठीक है। अगर दुनिया की बात करेगा तो तीसरा सबसे बड़ा हमारा कौन है, तो ये हिंद महासागर है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली बात करेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आपका प्रशांत महासागर। सबसे गहरा कौन है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा कौन है, तो अटलांटिक महासागर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो नया अध्यक्ष है, जो नया चेयरमैन है, वो किसे बनाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व रक्षा जो है ये सचिव डॉक्टर अजय कुमार को। किसको, तो डॉक्टर अजय कुमार को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह जो है कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान किसके तहत की गई थी। जैसे कि हम जो है भारत की तरफ से जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक्शन किया गया, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान जो भारत पर किस के तहत जो है ये ऑपरेशन चलाया था, तो उसका जो नाम था वो था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। क्या था, ऑपरेशन बुनियान अल मसरूस। और हमारा भारत जो है चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, मतलब कि जो है मीडिया को पूरा जवाब देना, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे जो है सफल हुआ, तो ये बताया गया है। और एक तो आपका कर्नल सूफिया कुरैशी है और एक आपका दूसरा नाम क्या है, तो आपका विंग कमांडर व्योमिका सिंह। यही दोनों जो है मिल करके ऑपरेशन जो है सिंदूर को अंजाम दिए थे, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि यही दोनों जो है बताएंगे उसके बारे में। ये बोल रहा है कि मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया था, तो एक आपका जो कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरा जो है विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 39 नंबर। 39 नंबर है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। मीडिया के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा जो भारत का जो प्रेस है, मीडिया है, जो दिखाता है अल्लाह कर करके वो 191 100 जो है 51वां नंबर पर आता है। ठीक है, 158, ठीक है, सॉरी 151 नंबर पर आता है। तो बहुत ज्यादा खबर जो गलत दिखाता है, मतलब जो काम का नहीं वो भी दिखाता है, तो इसलिए इतना ज्यादा पीछे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 40 नंबर का। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो जो है बैंक ये जो आपका ट्रेन में है वो एटीएम लगाए हैं। तो पूछ रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो ट्रेन में एटीएम लगाया है वो कौन सा ट्रेन में लगाया है एटीएम। तो विवेक एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और पवन एक्सप्रेस। तो पंचवटी एक्सप्रेस में जो है ये एटीएम लगाया गया है किसके द्वारा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। आप अगर पंचवटी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको पैसा का कमी हो तब। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 41 नंबर। अंतरराष्ट्रीय और संगठन के साथ अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है कौन, तो मॉरिशस बन गया है। कौन बन गया है, तो मॉरिशस बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को जो है भारत ने वापस ले लिया है। तो बताइएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी कि लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे किया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू को। कौन, तो द्रौपदी मुर्मू को, जो कि ये हमारे भारत के 15वें ये राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथा जो है भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइएगा कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो विशाखापट्टनम में किया गया था। ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। एपी मतलब शॉर्ट में आंध्र प्रदेश, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन याद रखना है कि विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को हर साल, उसका थीम क्या था इस बार 2025 में, तो उसका थीम था कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक ही पृथ्वी है और एक ही लोग हैं हम सभी, उसके लिए स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसे बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया। सरस्वती सम्मान 2024 किसे जो है प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया है साधु भद्रेश दास को। किसको, तो साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 के 1, अनुच्छेद 23 के 1। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी से संबंधित है। आप सभी को बहुत बार बताए हैं 2-3 क्लास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा, तो वो कौन सी रीट जारी करेगा, तो अधिकार पृच्छ रीट जो है जारी करेगा। क्या करेगा, अधिकार पृच्छ रीट को जारी करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न जो है हमारा 49 नंबर, आप सभी के सामने इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर जो है आप लोग विचार कीजिए। कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही बात है, दोनों से होता है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो एक विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, यहाँ पे कौन सा क्या पूछा था, तो सत्य पूछा, तो दोनों सत्य है, तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य है, मतलब सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 50 नंबर की ओर। अगला है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया। भारतीय संविधान जो हमारा है उसे औपचारिक रूप से कब लागू किया गया पूरे भारत में, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को जो है गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, मतलब कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को, ठीक है। तो 50 तक हम जो है क्वेश्चन करा चुके। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम लोग इसे आगे करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस बार आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। 1960 में बंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। बिल्कुल सही बात है, 1960 में जो बंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। दूसरा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, तो यही गलत हो जाएगा। मणिपुर से अलग करके नहीं बनाया गया था मेघालय, बल्कि असम राज्य से अलग करके 1972 में मेघालय को बनाया गया था। कहाँ से, असम से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, असम राज्य से जो है अलग करके मेघालय राज्य को बनाया गया था, ठीक है। तो यही जो गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इंदिरा गांधी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, ये जो है 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, बिल्कुल सही है। अगला है कि इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपए का जो है अब मूल्य हुआ। उसके बाद है इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने देशी जो है विदेश मंत्रालय का जो है प्रभार संभाला। तो बिल्कुल गलत, यही आपका डी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो उत्तर है ये क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 53 नंबर की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, ठीक है। आप सभी को बताना है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कैसे नहीं हो जाएंगे, तो ये तो है ही है, यही अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है निम्नलिखित में से, तो आपको मानना है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये तो हो ही गया पहला। उसके बाद श्री एन गोपाला, ये गोपाला स्वामी अयंगर, उसके बाद आपका डॉक्टर एच.पी. मोदी, उसके बाद आपका श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो देखिए ये जो है ये भी थे, ओके। उसके बाद अयंगर भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, लेकिन ये डॉक्टर एच.पी. मोदी नहीं थे, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आप सभी का है, आगे देख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उपबंध निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना से, मूल कर्तव्य से, और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और आपका 11वीं अनुसूची से। तो ये सब जो है ये हमारा मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण को जो है बचाना, प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाना है। तो ये मूल कर्तव्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो ये किया गया था 297 अनुच्छेद पर। किस पर, तो 297 अनुच्छेद पर ये लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था, तो 1976 का 40वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। मतलब अनुच्छेद 3 के तहत क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो नए राज्यों का गठन हो सकता है,
राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीट निर्धारण ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आपका जो है राज्यसभा में सीटों का निर्धारण 3 अनुच्छेद से आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं इसका सीमा में, ठीक है, कि किसी राज्य का एरिया बढ़ाना है या घटाना है। उसके बाद क्षेत्र का परिवर्तन, उसके बाद आपका नए राज्य बना सकते हैं, ठीक है। 3 में ये सब कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछ रहा है, 3 को कथन दिया हुआ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, बिल्कुल दिया गया। सरकार ने जो है देशी उद्योगों को जो संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, बिल्कुल लगाया था। इसी महान लोबिस्ट के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, ये भी सही है। तो ये 1, 2, 3 और ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देख सकते हैं आप सभी लोग कि भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये हुई थी? तो ये हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना। किसके तहत? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला बात करते हैं 59 नंबर। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नरेगा जो है वो 2005 अधिनियम के तहत जो है 2006 में लाया गया था और इसे 2009 में नरेगा से मनरेगा में बदल दिया गया। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका ऑप्शन का। इसे 2005 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार देने का उपलब्ध है। देखिए ये जो मनरेगा है इसमें जो है 100 दिन तक जो है रोजगार आपको मिल सकता है अगर आप बेरोजगार बैठे हुए तो, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दे दिया गया, बिल्कुल दे दिया गया। इसे ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है ग्राम सभा के लोग और ये ग्राम पंचायत के जो मुख्य होते हैं वो इसमें जो है मुख्य जो भूमिका निभाते हैं। तो इसका चारों जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका नरेगा है इसे मनरेगा बदल दिया गया 2009 में और नरेगा की स्थापना 2005 के तर्ज पर 2006 में होता है। इसलिए यहाँ पे 2005 लिखा हुआ है कि 2005 में अपनाया गया, ठीक है। उसको इसमें 100 दिन का आपको रोजगार मिलता है गारंटी के साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में कौन सी संस्था या मंत्रालय जो है जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जो है गरीबी का जो है ये पूरा आंकड़ा वगैरह निकाल करके प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 61 नंबर, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। वित्तीय वर्ष की भारत में अवधि क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो बताइएगा क्या है? समग्र मांग है, ब्याज दर है, समग्र ब्याज है। तो ये तीनों हो जाएगा, ये समृद्धि है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समृद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तीनों नहीं होगा, ये इसका जो है समृद्धि हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा? तो समृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आप सभी के सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विरामावस्था से ये देखिए आपका जो है ये दे दिया है, न्यूमेरिकल दे दिया है फिजिक्स का। तो इसका आंसर होगा 3600 मीटर। आप लोग बना लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब आपको गलत चूज करना है। पहले ऊपर करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन साइट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का जो है उपयोग करने के लिए किया गया था। उसके बाद वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी जो शुरुआत है 1979 में हुई थी। तो बिल्कुल यही गलत हो जाएगा, ये तीनों आपका सही है ऊपर वाला। इसका शुरुआत 1979 में नहीं बल्कि 1989 में किया गया था, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का शुरुआत 1989 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक हट जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि जो दोष जिसे हम लोग बोलते हैं, मायोपिया के संबंध में क्या सही है?
तो मायोपिया के संबंध में क्या सही है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणों केंद्रित होती है, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणों केंद्रित होती है। उसके बाद कॉर्निया दोषपूर्ण है, उसके बाद आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर की बात है तो ये जो आपका पूछा क्या सही है, तो ये तीनों जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और सही हो जाएगा, मतलब कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, बताइएगा किससे घटाई जा सकती है, कि इसमें डुबा करके तेल में कि जल में कि दोनों, या तो फिर अल्कोहल में। तो अल्कोहल में आप लोग डुबाइएगा तो इसका जो है अभिसारिता घट जाएगा, इसका तो अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे आप लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, उसके बाद जो टोस्टर होता है, इसमें जो नाइक्रोम जो मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नहीं, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, उसके बाद नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो इसका उत्तर की बात करें हम लोग, तो ये जो है हो जाएगा आप सभी लोगों का कि ये जो आपका नाइक्रोम है ना, ये जो है गलनांक जो है प्रतिरोधकता होता है, क्या होता है? नाइक्रोम जो है उच्च प्रतिरोधकता गलनांक यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, सॉरी ये जो है आपका ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाइक्रोम जो है वो अधिक गलनांक भी होता है, और उसके बाद आपका इसका उच्च प्रतिरोधकता भी होता है, और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से जो है नहीं गुजर पाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण बिल्कुल होते हैं, निकाय की एन शैली में परिवर्तन होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होते हैं, तो ये होबे करता है, ये भी होता है, ये भी आपका होता है, ठीक है। तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के खाली स्थान की क्षमता की माप है, किसकी क्षमता की माप है भैया? तो प्रोटॉन की आकर्षित करने के लिए, उस पर आपका अगला है इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए, आपका प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए, सी जो आपका उत्तर है 70 का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए, तो ये आपका हो जाएगा कि ऑप्शन सही, मतलब आपका एच जी पारा निकेल हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है। एच जी मतलब हो गया पारा, ठीक है, और एन एन आई मतलब हो गया आपका निकेल, ठीक है। उसके बाद आपका जो डब्लू है ये होता है आपका टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। उसके बाद आपका जो एजी है ये आपका हो गया चांदी, ठीक है। क्या हो गया? तो आपका हो गया ये चांदी हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका जो है प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्या होता है? प्रज्वलन ताप जो बहुत कम होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है वो किसकी बनी होती है? तो पॉलीस्टीरीन की, किसकी? तो पॉलीस्टीरीन की, जो पानी के जो बोतल होता है, जैसे आप लोग बिस्लरी किनले जो लेकर के पीते हैं ना, तो वो जो है आपका पॉलीस्टीरीन का ही बना होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी जो पाचन थैली वो कहलाती है? तो लाइसोसोम, क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्लोरोनेकाइमा बने होते हैं, किसके बने होते हैं? बताइएगा। ये तंतुओं द्वारा, या तो फिर स्थूलकोनों द्वारा, या तो फिर मृदुकों द्वारा, तो यही हो जाएगा उत्तर, क्या? मृदुतकों के द्वारा जो है बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, और विटामिन सी हो गया। तो आप लोग बताइएगा किसे जो है हार्मोन माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है विटामिन डी को, ठीक है। और विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं,
तो विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधी होता है, और उसको दूर करने के लिए, रतौंधी का मतलब आपको कम दिखेगा, ठीक है, और उसको दूर करने के लिए आप सभी लोग जो है पालक खा सकते हैं, ठीक है, आप लोग गाजर जो है खा सकते हो, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें भी ए पाया जाता है। उसके बाद आप लोग जो है शकरकंद खा सकते हैं, ठीक है, शकरकंद भी आप लोग जो है खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए। आपका जो कान है उसके बीच में जो 3 हड्डी है वो आपको बताना है, ठीक है, मध्यकाल में। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैमर, एनविल और स्टिरअप, यही 3 हड्डी मध्य कान के बीच में होता है, ठीक है। अगला अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला है कि खाली स्थान शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है, तो क्या होती है, तो आप लोग बताइएगा। तो ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में जो है पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा जो है स्त्रावित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। विषाणु जनित कौन है, तो हैजा है। ये आप सभी को हम कल ही बताए थे, खान सर का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है, बताइएगा कैसा होगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ये जो है आपका होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। इधर आपका कमी किसकी मतलब ये सब की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है, और उसके बाद आपका इधर आपका उसका विटामिन मतलब उसका इलाज है, ठीक है। चलिए, तो आपका स्कर्वी के घेंघा रोग है, आपका रतौंधी और रिकेट से, उसके बाद आपका एनीमिया है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो घेंघा है वो आयोडीन की कमी से होता है, उसके बाद आपका जो रतौंधी है वो आपका जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर देखिए रतौंधी हम ऊपर ही बताए थे ना, अगर आपको विटामिन ए पूरा करना है तो आप सभी को क्या है, पालक वगैरह खाना होगा, ठीक है, गाजर वगैरह खाना होगा, या तो आप लोग शकरकंद भी खा सकते हैं। शकरकंद तो जल्दी मिलता नहीं है, सीजन वाइज मिलता है, तो आप खा सकते हैं शकरकंद, विटामिन ए को पूरा बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। तो आपको देखिए इसी से उत्तर मिल जाएगा कि सी का क्या है, एक है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि बी का 3 है। बी का 3 आपको खोजना है। बी का 3 देखिए, बी का 3 यहीं पर मिल गया, तो सी का 1 भी यहाँ पे देखिए मिल गया ना, सी का 1, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ज्यादा आपको नहीं मिलाना, ये खुद दो अगर आपको याद है इससे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, ए का 2 मतलब कि कर्बी जो आपका है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और बाकी घेंघा बता दिया आयोडीन से, रतौंधी जो ए की कमी से, और बात करते हैं डी यानी रिकेट्स जो होता है वो डी की कमी से, ठीक है। उसके बाद हम विटामिन डी की कमी से, और एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आप सभी के सामने यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तत्व ए बी और सी, ये देखिए आपका जो है ये न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इसे आप लोग बनाइएगा। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो है 35 आएगा, ठीक है, सॉरी 35 नहीं आएगा, ये इसका जो आंसर है वो 88 हो जाएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, ये जो है केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगला है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है। एक आपका देखिए हिंदी आ गया, वेदोक्त शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या दे रहा है, तो वेद प्लस आवत, वेद प्लस रिक्त, तो ये नहीं होगा, वेद प्लस उक्त नहीं होगा, वेद प्लस उक्त होगा, इस प्रकार से, ठीक है। वेद प्लस उक्त आपका यही वेदोक्त का सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है कि मृग नयनी में कौन सा समास है। मृग नयनी में जो है आपका कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास है। देखिए हिंदी वगैरह आप लोग पढ़े होंगे बेसिक, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मैं आपको पूरा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ऐसे ही तो 1 घंटा से ऊपर जाता है और भी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जांच होता है आप सभी लोगों का कि कितना आप लोग जो है वो पढ़े हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला है ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश आप लोग से छोड़िए, इसका कोई काम नहीं है। इंग्लिश आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, हम कितना भी बता देंगे तो कोई गुजारा इसका नहीं होगा। चलिए ऐसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आप सभी का हो जाएगा, ये जो आपका ए ऑप्शन है,
प्रॉमिस शैल बी कीप्ट, ठीक है। 85 का जो, सॉरी ये नहीं होगा आपका, सी हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला भी देखिए आपका है, इंग्लिश का ही प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लिश का है, इंडेवियर शब्द का जो है विलोम शब्द होगा, क्या होगा, तो इसे हम लोग छोड़ते हैं, उसका इंग्लिश का ज्यादा आपको जो वेटेज नहीं, एक दो को रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? मंगलौर, या तो फिर बदहावन, या तो फिर आपका कांडला, या तो फिर नहावा जो है आपका सेवा, ठीक है। तो ये बना है आपका बदहावन। कौन बना है? तो बदहावन जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आप सभी के सामने है, देख सकते हैं कि निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? किसे माना जाता है? तो हेनरी डेरोजियो को। किसको? तो हेनरी डेरोजियो को जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अगला है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी? तो बताइएगा किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था प्रथम बार? तो 1905 में ही किया गया था, जब हमारा संविधान को अपनाया गया था, ये लागू हुआ था, ठीक है। अपनाया गया था कब संविधान, बताइएगा। अपनाया गया था 1949 में, और लागू कब हुआ पूरे भारत में? तो 50 में, ठीक है। और बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक ये हुआ था आपका 2 दिन पहले, मतलब कि 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को। क्या? 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित कर रखा है? मतलब भारतीय जो आपका ये वायुसेना है, जो एयरफोर्स है, उसको कितने अलग अलग कमांड में बांट करके रखा है? तो 7 कमांड है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया? 2021 में। पहले जो है राजीव गांधी के नाम से पुरस्कार दिया जाता था, अब जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से दिया जाता है, तो अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो है आप सभी लोगों का इधर एक और क्वेश्चन बच रहा है 93 का। आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आहपन आपका बिहार से। कहाँ से है? तो बिहार से, ठीक है। और बिहार से क्या क्या है? तो आपका गोदना है, ठीक है। तो जो लेडी लोग है गोदना करवाती है हाथ में या कहीं पर भी बदन में अपना शरीर में, तो ये बिहार का ही है गोदना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का बात करें तो मेहंदी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मेहंदी कहाँ का है भैया? तो राजस्थान का है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, ये देख सकते हैं 94 नंबर, आपका जनरेशन, इधर आपका पीढ़ी मिलाना है, जनरेशन एक्स वाई जेड, इधर आपका कितना से कितना बरस तक ये था, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, मतलब कि पहले होगा 2 4 1 3, ठीक है। यानी एक का होगा 2। जनरेशन एक है वो 2010 से लेकर के 2024 तक को हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आपका बी का 4 है। जनरेशन वाई जो है आपका वो 1981 से लेकर के 1996 तक को आप लोग बोलिएगा। और जो सी का 3 है, मतलब जनरेशन जेड है, उसे 1997 से लेकर के 2010 तक है। और बाकी लास्ट बच गया आपका जनरेशन अल्फा, जो कि 1965 से 1980 के बीच है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ऊपरे बढ़ता जा, मतलब नीचे घटता जा रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड अल्फा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए मैथ का है दोस्तों। तो मैथ का मैं आंसर आपको फटाफट बता देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 95 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 95 का सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का सी हो जाएगा। ये आपका एक रीजनिंग है, तो आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका बात करते हैं आपका अगला 97 का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 31,000। इसका भी आप लोग उत्तर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग बताइएगा, ये आपका वोट वाला जो आपका ये मैथ है, ठीक है, वोट वाला, वोटिंग वाला। उसके बाद अगला आपका आता है एक और रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पिता की माता। इसका भी आप लोग ले लीजिए, बाकी आप लोग बनाइएगा कैसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपको खुद से ही बनाना होगा।
अगला है, बात करते हैं कि आपका ये देखिए, ये भी दिया गया है रीजनिंग है, ठीक है। और उसके बाद इसे आपको बनाना है, ठीक है। इसका उत्तर जे हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। और 100 का जो आपका उत्तर है, यानी 100 का इसका हो जाएगा, इसका भी ए ही हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 27:45, ठीक है। तो आज जो हमारा ये फाइनली जो हमारा दूसरा क्लास एडुटेरिया का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और हम जिन लोग जो है खत्म कर चुके हैं, 13 और इसमें बच रहा है, कितना, 13 और इसमें बच रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज देखा कि मात्र 2 ही क्लास में इतना ज्यादा जो क्वेश्चन वो टकराना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार से आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पूरा इस किताब को हम लोग जो खत्म करेंगे एडुटेरिया का, फिर नया वॉल्यूम आएगा तीसरा, तो वो भी कराएंगे। उसके बाद ये खान सर का 36 गो प्रैक्टिस सेट है। ये जो 36 गो, इसमें से 26 गो जो है पूछा गया प्रश्न है, 26 सेट प्रीवियस ईयर, जो कि हम कल आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। 2 घंटा का वीडियो जा करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 10 गो इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो वो भी हम लोग इससे करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा सेशन जो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमी हो तो ये भी बताइएगा, अगले क्लास में उसे दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसके सेशन में इतना ही था। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।